हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है दीवानगी भाग 7। अग्निहोत्री मेंशन। आशा अग्निहोत्री वाड़ी को नीचे बुलाते हुए कहती है, कोई ज़रूरत नहीं है कहीं जाने की। जाकर पहले किचन में काम करो, रात का डिनर बनाओ और घर की साफ सफाई करो। तुम्हें पता है ना, निशा को गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसके कमरे को पहले साफ करना, समझ गई? तभी वाड़ी हाँ में सर हिलाकर किचन की तरफ चली जाती है और रात का डिनर बनाकर बाहर आकर निशा के कमरे की साफ सफाई करने लगती है। अब रात के 8 बज चुके थे। रंजन अग्निहोत्री मेंशन में आकर सोफे पर बैठकर एक हाथ से अपना सर दबाने लगते हैं। आशा जी रंजन जी के पास आते हुए कहती हैं, क्या हुआ जी, आप बहुत थके हुए से लग रहे हैं। रंजन अग्निहोत्री आशा को एक नज़र देखते हुए कहते हैं, हाँ, आजकल काम का लोड बहुत ज़्यादा है। कंपनी में काफ़ी लॉस हो रहा है और अभी कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करना नहीं चाहता। यह सुनकर आशा भी थोड़ी सी परेशान हो जाती हैं और कहती हैं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारी तो कंपनी बर्बाद हो जाएगी। रंजन अग्निहोत्री अपना सर दबाते हुए कहते हैं, हाँ, इसीलिए तो मैं परेशान हूँ। मुझे जल्दी से जल्दी कोई इन्वेस्टर चाहिए अपनी कंपनी के लिए, वरना मेरी कंपनी डूब जाएगी। उतनी देर में निशा भी घर आती है और अपने डैड के साथ सोफे पर बैठ जाती है। रंजन जी निशा को देखते हैं तो निशा ने काफ़ी शार्ट ड्रेस पहन रखी थी। उसके बाल खुले थे और उसने काफ़ी हैवी मेकअप कर रखा था। निशा रंजन अग्निहोत्री को देखते हुए कहती है, डैड, मुझे एक पार्टी में जाना है जिसके लिए मुझे थोड़े से कैश चाहिए। क्या आप मुझे दे सकते हैं? रंजन अग्निहोत्री निशा को एक नज़र देखते हुए कहते हैं, पर तुम अभी तो घर आई हो और तुम्हें फिर एक पार्टी में जाना है। अरे तुम्हारे यह शौक कब खत्म होंगे? निशा वाड़ी को देखो, वह 1 रुपया एक्स्ट्रा खर्च नहीं करती। जितनी उसे पॉकेट मनी मिलती है वह उसमें ही पूरा महीना निकालती है, बल्कि वह ज़्यादा पैसे भी नहीं मांगती मुझसे। निशा वाड़ी का नाम सुनते ही झुंझला जाती है और कहती है, डैड, वह बहन जी टाइप से रहती है। वो घर में रहती है, कॉलेज जाती है। बस मेरी लाइफ अलग है, मुझे अलग ज़िंदगी जीना पसंद है। और प्लीज़ डैड, आप मेरी लाइफ के लिए कुछ मत बोलिए, मुझे जाना है। तभी आशा जी बीच में बोलती हैं, अरे दे दीजिए ना उसे पैसे, अब बच्चों के दिल को मत मारिए। मेरी बच्ची कितना खुश रहती है, बाहर वह आज़ादी से जीना चाहती है तो उसे जीने दीजिए ना। और वैसे भी मेरे बच्चे की कंपेयर वाड़ी से मत कीजिए। वाड़ी की ज़िंदगी अलग है और मेरे बच्चे की ज़िंदगी अलग। रंजन जी आशा जी पर जो झल्लाते हुए कहते हैं, हाँ हाँ पता है, तुम्हें ने इसको ये ज़िंदगी जीना सिखाई है। मैं कुछ नहीं कह सकता, दे देता हूँ पैसे, लेकिन यह जहाँ भी जा रही है वाड़ी को साथ लेकर जाएगी। मैं नहीं चाहता कि यह अकेले रहे। निशा गुस्से में कहती है, क्यों डैड, मैं उसे लेकर क्यों जाऊँ? मेरी बेइज्जती नहीं करवानी मुझे अपने फ्रेंड्स में। वो बहन जी बनकर जाएगी, मैं उसे कैसे अपने साथ लेकर जाऊंगी? तभी रंजन जी कहते हैं, अगर जाना है तो वाड़ी को साथ में लेकर जाना होगा, समझ आया? यह सुनकर निशा पैर पटक कर मेंशन से बाहर जाने लगती है कि तभी आशा जी कहती हैं, निशा बेटा, वाड़ी को ले जाओ, मैं वाड़ी से बोल देती हूँ, वो तुम्हारे साथ चली जाएगी। और यह कहकर वह आंखों से ही निशा को कुछ इशारा करती है। निशा भी अपनी माँ का इशारा समझकर एक साइड स्माइल करती है और बाहर की तरफ चली जाती है। वाड़ी एक फ्रॉक सूट पहनकर मेंशन से बाहर आती है और निशा की गाड़ी में बैठने लगती है तो निशा कहती है, आगे बैठो, मैं तुम्हारी ड्राइवर नहीं हूँ, समझ में आया? वाड़ी निशा को देखकर हाँ में सर हिलाकर आगे की तरफ बैठ जाती है। निशा ड्राइव करती है। थोड़ी देर में ब्लू पर्ल रिसोर्ट के आगे गाड़ी रुकती है। निशा वाड़ी को पीछे आने को बोलकर आगे बढ़ जाती है। दूसरी तरफ
देव अपने फार्म हाउस के हॉल के सोफे पर अपने पैर के ऊपर पैर रखकर बैठा था और उसके आगे एक आदमी घुटने के बल बैठकर अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा था। देव के साथ दूसरे सोफे पर बैठा समीर देव को देखकर कहता है, देव यही है जिसने हमारे कंसाइनमेंट की न्यूज़ लीक की थी। देव घूरते हुए उस आदमी को देखकर समीर से कहता है, तो यह अभी तक जिंदा क्यों है? समीर एक गहरी सांस लेके कहता है, ये आदमी अभी तक इसीलिए जिंदा है क्योंकि अभी तक इसने वो नाम नहीं बताया जिसके कहने पर इसने हमसे गद्दारी की है। देव हंसते हुए कहता है, अगर ये नहीं बता रहा है तो इसे शेरा को दे दो, वो इसे उगलवा लेगा या इसे निगल जाएगा। ये कहकर देव के चेहरे पर एक मिस्टीरियस स्माइल आ जाती है। देख, उस सामने बैठे आदमी की रूह कांप जाती है। देव एक माफिया किंग था। उसने कई ऐसे काम करे थे जिसकी खबर न तो दुनिया को थी न ही देव के घर वालों को। देव अपनी पर्सनल लाइफ बहुत अलग रखता था और बहुत मिस्टीरियस रखता था। एक समीर ही था जो देव के साथ परछाई की तरह रहता था। समीर देव का हर एक काम में साथ देता था, चाहे वह अच्छा हो चाहे वह बुरा। समीर की फैमिली भी बहुत रईस थी, लेकिन समीर अपनी फैमिली से बहुत दूर रहता था क्योंकि उसकी फैमिली में उसकी एक सौतेली माँ थी और उसके सौतेली भाई और बहन जो उसे पसंद नहीं करते थे और उसके पिता तो हमेशा अपने काम में डूबे रहते थे। समीर देव से स्कूल के टाइम से मिला था और तब से ही समीर देव के साथ ही रहता था। वह दोनों साथ में ही हर एक काम करते थे। आदमी डरते हुए देव को देखकर कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए बॉस, मैं आपसे कोई भी गद्दारी नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझे उन्होंने पैसों का लालच दिया था और मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, बस इसीलिए मैंने कर दिया। मुझे माफ़ कर दीजिए बॉस, मैं अब ऐसा कभी नहीं करूँगा। बस एक मौका दे दीजिए बॉस, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। देव एक क्रूर हंसी हंसते हुए कहता है, तुझे क्या लगता है देव खुराना माफिया किंग ऐसे ही बना है? तुझ जैसे कीड़ों को तो मैंने कब्र भी नसीब नहीं होने दी और तू मुझसे माफ़ी की उम्मीद कर रहा है। यह कहकर देव बहुत ही जोर जोर से हंसने लगता है। वहाँ पर सभी खड़े बॉडीगार्ड्स देव की इतनी खतरनाक हंसी देखकर काफ़ी डर रहे थे। वह जानते थे कि देव कुछ भी बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन धोखा और झूठ नहीं। तभी देव एक बॉडीगार्ड को इशारा करता है और वह बॉडीगार्ड मुन्ना को खींचते हुए एक बहुत ही बड़े केज में लेकर जाता है। उसी कैसे के अंदर उस मुन्ना को पटक कर वह बाहर आ जाता है। देव दूसरे बॉडीगार्ड को इशारा करता है तो दूसरा बॉडीगार्ड केज के अंदर का दरवाजा एक बटन से खोल देता है, जहां से शेर अपने दहाड़ की आवाज से बाहर आता है। शेरा और कोई नहीं, बहुत ही आदमखोर शेर था। देव ने शेरा को बचपन से ही पाला था। शेरा बहुत छोटा था जब उसकी माँ शिकारी के हाथों मारी गई थी। तभी से देव ने शेरा को अपने पास पाला था। शेरा और किसी की नहीं, सिर्फ और सिर्फ देव की बात सुनता था। वह काफ़ी खतरनाक था, लेकिन सिर्फ देव के लिए वह एक मासूम जानवर की तरह था। शेरा एक नज़र देव को देखता है और देव की आंखों में देखते हुए ही वह मुन्ना के ऊपर अटैक कर देता है। मुन्ना के ऊपर अटैक करते ही मुन्ना की चीख निकल जाती है और वह दर्द से बेहाल हो जाता है। वो अपनी जान की भीख मांगने लगता है देव से, लेकिन देव को बिल्कुल दया नहीं आती, बल्कि वह तो वहाँ पर एक डेविल की तरह उस नज़ारे को एंजॉय कर रहा था। समीर भी यह सब देख रहा था, लेकिन वो जानता था कि उसके कहने का कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि देव अपने के आगे किसी की भी नहीं सुनता। समीर एक नज़र देव को देखकर कहता है, अब तेरा यह शो खत्म हो गया हो तो चलें, राघव ने हमें पार्टी में बुलाया है और नहीं जाएंगे तो साला गुस्सा करेगा। देव समीर को देखते हुए कहता है,
हाँ चल चलते हैं, अब यह शो थोड़ा बोरिंग सा लग रहा है। वह दूसरे बॉडीगार्ड को देखते हुए कहता है, शेरा को खाना दे देना, इस कुत्ते को कुत्ते के हवाले कर दो, मेरे शेरा के लायक नहीं है ये। इतना कहकर देव और समीर गाड़ी में बैठकर फार्म हाउस से निकल जाते हैं। कुछ देर बाद उनकी गाड़ी ब्लू पर्ल रिसोर्ट के बाहर रुकती है। देव अपनी दमदार पर्सनालिटी के साथ कार से नीचे उतरता है। देव ने ब्लैक पैंट और वाइट शर्ट पहनी थी। उसकी बाजू कोनी तक मुड़ी हुई थी और ऊपर के 2-3 बटन खुले हुए थे, जिसमें से उसकी मस्कुलर चेस्ट बहुत ज़्यादा रिवील हो रही थी। समीर ने भी एक ब्लू कलर की शर्ट और ब्लैक पैंट पहनी हुई थी। वह भी बहुत हैंडसम था, लेकिन यह है कि वह अपनी पर्सनालिटी को थोड़ा डिसेंट रखना ज़्यादा पसंद रखता था। देव जैसे ही पार्टी के अंदर पहुंचता है तो सभी लड़कियों की आहें निकल जाते हैं। सभी लड़कियां उसे बहुत ही डिजायर भरी नज़रों से देख रही थी। देव ये जानता था और वो भी मुस्कुराते हुए अंदर की तरफ आने लगता है कि तभी अंदर से एक लड़का तेज कदमों से देव के पास आता है और उसके गले लगते हुए कहता है, देव मैं कब से तेरा वेट कर रहा हूँ यार, तू इतना लेट क्यों आता है। तभी समीर बोलता है, इसी तो हर पार्टी में लेट आने की आदत है। देव समीर को घूरते हुए कहता है, तुम कुछ ज़्यादा ही नहीं बोलने लग गए। दूसरी तरफ से राघव कहता है, अच्छा यार चलो अब पार्टी के अंदर चलते हैं। और वो तीनों बार काउंटर के पास जाकर बैठ जाते हैं। वहीं दूर से निशा अपने डिजायर भरी आंखों से देव को घूर रही थी। वह देव से बड़ी इम्प्रेस हो चुकी थी। निशा की एक फ्रेंड उसे देखते हुए कहती है, क्या देख रही हो निशा, बंदा बहुत हॉट है ना। तो निशा कहती है, हाँ यार हॉट तो बहुत है। निशा की फ्रेंड रैना कहती है, तो जानती है यह कौन है। यह खुराना इंडस्ट्री का इकलौता वारिस है, देव खुराना। यहाँ की सबसे बड़ी कंपनी और यहाँ का सबसे बड़ा रईस इंसान है ये। तभी तो देख, यहाँ की सभी लड़कियों की नज़र सिर्फ इस देव खुराना के ऊपर है। तभी निशा कहती है, हाँ होगी सबकी नज़र इस पर इसकी नज़र अब सिर्फ निशा अग्निहोत्री पर होगी। यह कहकर निशा अपनी सेक्सी वॉक के साथ अब देव के पास जाने लगती है। निशा ने एक शर्ट ड्रेस पहनी थी और उसके क्लीवेज भी उसी ड्रेस के ऊपर से काफ़ी रिवील हो रहे थे। वह अपनी अट्रैक्टिव वॉइस में कहती है, हेलो हैंडसम। देव निशा को ऊपर से नीचे देखते हुए एक साइड स्माइल करके कहता है, हेलो ब्यूटीफुल। निशा देव के पास की चेयर पर बैठकर ड्रिंक अपने होठों से लगाकर उसे काफ़ी अट्रैक्टिव आंखों से देखने लगती है। देव भी निशा के इरादे साफ समझ रहा था। देव कोई देवता तो नहीं था जिसे यह सब चीज़ पसंद ना हो। देव एक प्ले बॉय था। उसे हर रोज़ लड़कियां एक नई लड़की चाहिए होती है और आज उन लड़कियों में से निशा की बारी थी। अग्निहोत्री मेंशन। आशा अग्निहोत्री रंजन अग्निहोत्री से किसी चीज़ को लेकर बहस कर रही थी। रंजन अग्निहोत्री बहुत ही गुस्से में आशा जी से कहते हैं, यह तुम कैसे बात कर रही हो आशा। वह मेरी बेटी है, मैं कैसे उसे एक अधेड़ उम्र के आदमी के साथ शादी के लिए बोल सकता हूँ, और वो भी सिर्फ पैसों के लिए। आशा अग्निहोत्री आंखों में झूठे आंसू लिए कहती है, आप क्या समझते हैं मुझे वाड़ी की चिंता नहीं है। और राजीव यादव बहुत ही बड़ा इन्वेस्टर है, वह हमारी बेटी से शादी करना चाहता है तो उसमें बुराई क्या है। आखिरकार वह आपकी कंपनी में करीबन 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर सकता है। हमारी कंपनी कहां से कहां तक पहुंच जाएगी, आप इस चीज को लेकर क्यों नहीं सोचते हैं। रंजन अग्निहोत्री आशा जी से कहते हैं, हाँ समझ रहा हूँ, लेकिन वो मेरी बेटी है, मैं कैसे उसकी शादी उस अधेड़ उम्र के आदमी से करवा सकता हूँ। तुम जानती हो ना, राजीव यादव के 4 बेटे हैं, वह भी 18 साल से ऊपर, और उसकी उम्र लगभग 50 से ऊपर हो चुकी है। मेरी बेटी उसकी बच्ची लगती है और तुम मुझसे उसे शादी करवाने की बात कर रही हो। आशा को अब अपना प्लान फेल होता दिख रहा था। वो और भी ज्यादा नाटक करते हुए कहती है,
तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे वो वाड़ी की मुझे कोई चिंता ही नहीं है। जरा सोचो, अगर वाड़ी की शादी यादव फैमिली में हो गई तो वो राज करेगी और कुछ टाइम पर वो राजीव यादव मर जाएगा। तब हम वाड़ी की दूसरी शादी कर देंगे और इसे हमारी कंपनी भी बच जाएगी। रंजन जी अब धीरे धीरे आशा जी की बातों में आने लगे थे। इसके अंदर भी लालच का पेड़ आशा ने बो दिया था। वो सोफे पर बैठकर कहते हैं, ठीक है, तुम राजीव यादव को हाँ कर दो और कहना पहले उन्हें हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करना होगा, तभी हम शादी के लिए हाँ कहेंगे। यह सुनकर आशा जी की आंखें चमक जाती हैं और उनकी साजिश कामयाब हो जाती है। आशा जी मन में कहती हैं, ये हुई ना बात, आखिरकार मैंने उस वाड़ी का सौदा करवा ही दिया, उसके खुद के पिता के हाथ से। अब वाड़ी के शेयर्स भी जल्दी ही हमारे होंगे और वाड़ी इस घर से बाहर। ये सोचकर उनके चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आ जाती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।